हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इन राज्यों का निर्माण हुआ, कौन सा राज्य कब बना तथा उससे संबंधित जो विभिन्न प्रावधान थे वे कब लाए गए। यदि आपने उसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको जो आगे के टॉपिक होंगे वो आसानी से समझ में आएंगे। तो वर्तमान में हमने देखा था कि कैसे प्रारंभ में 14 राज्य होते हैं और वर्तमान में जो हम राज्यों की संख्या देखते हैं वो 28 हो गई है। तो 14 राज्यों से जो 28 राज्यों का सफर था उसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आप सभी को यह पता होगा कि जो भारत है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि देखिए, जो भारत में है, जो उसके राज्य हैं, उसके क्षेत्र, सीमा या उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे जो संघ का स्वरूप है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी भारत के स्वरूप में कोई भी बदलाव नहीं होगा। केवल उसके राज्य जो है, उसके जो क्षेत्र है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी इसके राज्य समाप्त हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन जो हमारा भारत है वो एक अखंड है। यानी जो भी परिवर्तन होगा इसके अंदर ही होगा, इससे बाहर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो आइए हम इसको टॉपिक वाइज, मतलब अनुच्छेद वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें अगर आप देखेंगे तो चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, उसमें भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का ही वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, इन सभी में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में ही बताया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 से 4 है उसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 को हम डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। देखिए, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। देखिए, इसके 3 भागों में, अनुच्छेद 1 में 3 भाग हैं। पहला जो है अनुच्छेद 1 क, दूसरा अनुच्छेद 1 ख और तीसरा अनुच्छेद 1 ग। ठीक है, ऐसे इसको बांटा गया है। तो अनुच्छेद 1 क में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया और राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, यूनियन का मतलब होता है संघ और एक शब्द होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ। देखिए, जो यूनियन शब्द का भारतीय परिवेश में प्रयोग किया गया है भारत के राज्यों के संदर्भ में, इसका एक विशेष अर्थ है। मैं आप सभी को बता, देखिए, यानी जो अमेरिका है या सोवियत संघ है, वे संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किए गए हैं। याद रखिएगा, उनमें फेडरेशन कहा जाता है संघ को, और भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, इसका प्रयोग करने के पीछे एक विशेष कारण था कि जो संघ होता है, जो फेडरेशन होता है, वे समझौते का परिणाम होते हैं। यानी जब चाहे उसका कोई भी राज्य उससे अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था। देखिए, जो अमेरिका था उसमें पहले हुआ है कि पहले 13 राज्य थे, वो आपस में सभी लोग समझौता करके एक संघ का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए जो उसके राज्य थे उस समझौता किए थे, तो चाहे वो जब चाहे तो उस संघ से अलग हो सकते थे। लेकिन भारत जो था, भारत में देशी रियासतों का जो एकीकरण किया जाता है, वे उन जो वहाँ के राजा होते हैं उनकी इच्छाओं के विरुद्ध किया गया था। इसीलिए भारत में जो ये राज्य है, किसी समझौते का, जो ये संघ है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए इसका कोई राज्य भी इससे अलग नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा कि भारत का कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। देखिए, जो यूनियन होता है उसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई होती है राज्यों की तुलना में, जबकि जो फेडरेशन शब्द है, फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन में जो राज्य होते हैं उनकी शक्ति अधिक होती है, राज्यों की शक्ति अधिक होती है, जबकि जो केंद्र की शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। इसीलिए जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि अगर मतलब ये स्थिति फेडरेशन वाली होगी तो भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं राज्य जो बाद में आगे चलकर अलग राज्य की मांग करने लगेंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि भारत कभी टूटे ना, मतलब एक अखंड भारत बना रहे। इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात जो भारत के राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और इसीलिए भारत का कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता है। देखिए, दूसरा इसका सब क्लॉज क्या है, तो
तो अनुच्छेद 1 ख में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 ख में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 हो या अनुच्छेद भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो, इन सभी में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो इसमें भी कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यानी जो पहली अनुसूची में दिए गए होंगे। देखिए, जब भी भारत में कोई नए राज्य का निर्माण होता है या किसी के नाम में परिवर्तन होता है, किसी के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो वो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि जो भी राज्य होते हैं अनुसूची 1 में ही रखे गए हैं। अर्थात जो संघ के राज्य क्षेत्र है उनको अनुसूची 1 में डिफाइन किया गया है। और देखिए, जैसे होता है ना, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनकी राज्य सीमा क्या होगी, ये किस अधिनियम तक के तहत इनकी राज्य सीमा निर्धारित की गई है, इनका नाम कैसे परिवर्तन किया गया, ये जो सभी प्रावधान है पहली अनुसूची में ही दिए गए हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए देखा जाए कि वर्तमान समय में हम मतलब कुछ समय पहले आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया जाता है वह जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। और जो अधिनियम 21 सूची में जोड़ा जाएगा तो पहली अनुसूची में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो भी राज्य या सीमा में परिवर्तन हुआ है वे जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। इसलिए इनमें जो भी परिवर्तन होगा तो उसके लिए पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न अगला इसमें है कि देखिए, इसमें मैंने बताया कि 3 खंड है। तो अनुच्छेद 1 ग में क्या कहा गया है कि देखिए, उसमें कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे। देखिए, जो भारत के राज्य क्षेत्र उसमें 3 तरह के क्षेत्र हैं। पहला है राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा है अर्जित राज्य क्षेत्र। राज्य का मतलब समझते हैं। देखिए, राज्य का मतलब है कि एक राज्यपाल होगा वहां पर और उसकी सहायता के लिए एक राज्य विधानमंडल का होगा, यानी उसके कार्यों में शासन संचालन के लिए एक राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, राजस्थान है, ये सभी राज्य हैं। इसके अलावा जो दूसरा है इसमें केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 तरह के क्षेत्र हैं। पहला एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा उपराज्यपाल क्षेत्र है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में कैसे क्षेत्र आएंगे, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर जो शासन व्यवस्था होगी मुख्य प्रशासक होगी। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है। तो संघ राज्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज्यादा छोटे हैं, या जिनमें विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, या कह सकते हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र है या अथवा जो विवादित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र में रखा गया। उदाहरण के लिए मैं आप सभी को, जैसे विविधता का मतलब है कि जो पुदुचेरी है उसमें 5 जगह है, 5 जगहों पर इसको किया गया। उसमें विविधता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ये क्षेत्र होते थे उस टाइम फ्रांस के अधीन थे, तो इनमें जो सांस्कृतिक विविधता वो अधिक है। भारत की जो इसका जो रहन सहन होता है भारत से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सभी जनजातीय क्षेत्र हैं। जो इनका जो कल्चर होता है वो अलग होता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति जो इनके कल्चर में प्रवेश करना चाहते हैं तो जो जनजातियां होती है वो बहुत नाराज हो जाती है, इसलिए इनको अलग रखा गया है। इसके अलावा बात करें कि विवादित क्षेत्र क्या है, तो जैसे विवादित क्षेत्र, देखिए, जब पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था तो दोनों लोग चाहते थे कि जो चंडीगढ़ है उनकी राजधानी बने, तो इससे विवाद हो गया, इसलिए वो विवादित क्षेत्र होगा। इसीलिए जो चंडीगढ़ है उसको भी एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं ऐसे ही क्षेत्र होते हैं, और इनका जो सीधा कह सकते हैं प्रशासन होता है वह संघ के अंतर्गत होता है, यानी संघ उस पर डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित रखता है। तो मैंने बताया जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसमें 2 तरह के क्षेत्र होते हैं। पहला होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें मुख्य प्रशासक, जैसे कि बात करें कि जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और अंडमान निकोबार, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एक मुख्य प्रशासक होता है जो कि राष्ट्रपति का कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है, और दूसरा होता है उपराज्यपाल क्षेत्र। देखिए, उपराज्यपाल क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक उपराज्यपाल और एक विधानसभा होती है। उदाहरण के लिए मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि देखिए, जो दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर विधानसभा भी है, जबकि यहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर विधानसभाओं का गठन नहीं किया गया। यहाँ पे जो भी नीतियाँ कानून निर्माण किया जाता है वह संघ के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो उपराज्यपाल क्षेत्र है, यहाँ पर एक उपराज्यपाल होता है और यहाँ पर एक विधानसभा होती है। देखिए, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जो सामान्य विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को दे दिया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जैसे पुलिस हो गया, भूमि हो गया, ये सभी जो विषय होते हैं ये संघ के हाथ में होते हैं। इन सब पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है वह संघ को दिया जाता है। जैसे दिल्ली है, और दिल्ली में जो संघ कानून जो महत्वपूर्ण विषय है वो संघ को प्राप्त है, लेकिन जो नॉर्मल विषय है, जो सामान्य विषय है, वहाँ के मुख्यमंत्री या कह सकते विधानसभा को प्राप्त दिया गया है अधिकार। इसके अलावा बात करें अर्जित राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो देखिए, अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब है कि अर्जित मतलब प्राप्त करना।
तो उसको 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है कि पहला एक विजय के द्वारा, दूसरा एक संधि के द्वारा और तीसरा है दावा रहित क्षेत्र। देखिए विजय के द्वारा अभी तक हमने जो क्षेत्र प्राप्त किया है वो है गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली होता है वह पहले पुर्तगालियों के अधीन में होता है और पुर्तगाली यहाँ से छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और उसके बाद 1961 में एक सैन्य अभियान चलाया जाता है जिसका नाम ऑपरेशन विजय होता है और जिसके बाद गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली को 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सभी क्षेत्र विजय के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। और गोवा को आपने पढ़ा होता है, उसमें 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और जो गोवा होता है भारत का कह सकते हैं कि 25वां राज्य बनता है। इसके अलावा संधि के आधार पर हमने कौन सा क्षेत्र भी प्राप्त किया है, तो जो चंद्रनगर, माहे, कराईकल, एनम और पांडिचेरी है, ये सभी में संधि के द्वारा प्राप्त है। देखिए ये जो क्षेत्र थे ये उस टाइम फ्रांस के अधीन थे, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। इन क्षेत्रों को हमने संधि के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया है। देखिए जो ये चंद्रनगर है, ये जैसे पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है और इसको 1959 में शामिल किया गया था। और जो माहे, कराईकल, एनम, पांडिचेरी है, इन सभी को मिलाकर वर्तमान का पुदुचेरी बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दावा रहित क्षेत्र में कौन आएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई नया भूभाग अगर कभी हमें मिलता है और उस पर जाके हम अपना दावा करते हैं कि मतलब इसका एक कंडीशन है कि उस पर किसी का दावा नहीं होना चाहिए, यानी उस पर किसी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई नया राज्य क्षेत्र अपने में शामिल करना है तो ऐसे क्षेत्र को जाकर हम वहाँ पर इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है कि पहले जाकर वहाँ पर झंडा लगाया जाता है, वहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए यूएन से मान्यता लेनी पड़ती है कि अगर कोई नया क्षेत्र मान लीजिए कभी हमें मिला तो उस पर अपना दावा करने के लिए यूएन से मान्यता प्राप्त करके हम उस पर अपना दावा कर सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को अर्जित राज्य क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो देखिए अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना के बारे में बताया गया है। इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि अगर भारत की संसद चाहे तो निर्बंधन, शर्तों एवं वह जो ठीक समझे उन पर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। देखिए यहाँ पर क्या क्या निर्बंधन का अर्थ मतलब समझ लें। निर्बंधन का मतलब होता है रोक, यानी रोक और कुछ शर्तों के साथ जो भारतीय संसद है वो चाहे तो भारत में नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश करा सकती है। देखिए ऐसे राज्य जैसे जो बाद में अर्जित किए जाएंगे उनको भारत में शामिल कराने की प्रक्रिया क्या होगी, इन संबंध में जो भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया वह संसद को दिया गया। देखिए उदाहरण के लिए बता सकता हूँ, जैसे निर्बंधन का क्या मतलब यहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि देखिए जो गोवा होता है उसको यह शर्त रखी जाती है कि जब इसको मतलब विजय बनाया जाता है तो उसको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, उसको बाद में धीरे धीरे करके शर्त रख दी गई कि बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उसको एक शर्त हो जाती है। और इसके अलावा और अन्य शर्त रख जाती है कि मान लीजिए कि अगर कोई हमारे क्षेत्र में शामिल होता है तो वो कभी इससे अलग नहीं हो सकता, ये भी एक तरह से शर्त ही भी है। तो ऐसे ही कई सारे शर्त बनाकर जो संसद बनाती है उसके आधार पर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। और इसके लिए आप देखेंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। पहला देखिए क्या है, पहला कि नए राज्यों को संघ में शामिल कराने की शक्ति, यानी कोई नया संघ है उसको भारत मतलब कोई नया राज्य उसको संघ में शामिल कराना है और इसका एक कंडीशन है कि पहले से विद्यमान हो। उदाहरण के लिए मैं आप सबको बता, जैसे जो जम्मू कश्मीर था वो भारतीय संघ में मतलब कह सकते हैं कि पहले से विद्यमान था लेकिन एक भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। तो ऐसे जो राज्य होते हैं उनको नए राज्यों को संघ में शामिल कराने की शक्ति जो दी गई है वह संविधान के अनुच्छेद 2 में दी गई है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें है इसको अच्छे समझ लेंगे कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। नए राज्य देखिए क्या है, पहले से स्थापित हो परंतु भारतीय संघ में शामिल ना हो। जैसे देखिए और ऐसा एकमात्र राज्य जो है वो सिक्किम है। देखिए जो सिक्किम होता है पहले से वो स्थापित था परंतु भारतीय संघ में शामिल नहीं था, यानी वो अलग देश था। और इसके अलावा बात करें जो सिक्किम था उसको 1974 में भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी एक संरक्षण दिया गया था। वो भी एक देश था, उस टाइम राज्य नहीं था वो, उसको भारत का संरक्षण प्रदान किया गया था। और इसको किस संशोधन के माध्यम से किया ये भी याद रखिएगा कि देखिए संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया था और 1974 में उसको संयुक्त या कह सकते हैं कि सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इसके बाद उसको वहां पर जनमत संग्रह कराया जाता है और 36वां संविधान संशोधन किया जाता है और 1975 में
याद रखिएगा कि 1975 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और जो सिक्किम होता है वो भारत का 22वां राज्य बनता है। ये भी याद रखिए कौन सा राज्य, तो 22वां राज्य बनता है। तो ये जो कंडीशन, ये शर्तें हैं, ये संसद बना सकती है कि कैसे नए राज्यों को भारत में प्रवेश किया जाएगा, इनकी स्थापना की जाएगी। तो ये जो सभी अधिकार दिए गए हैं वह संविधान के द्वारा भारत की संसद को दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद के 3 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संसद की शक्ति का मतलब क्या होगी। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कर सकती है। यानी ये सभी जो अधिकार दिया गया है वो सब भारतीय संसद को दिया गया है। देखिए, अगर संसद चाहे तो वह नए राज्यों को बना सकती है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य की सीमा को कम या अधिक कम करके, यानी 2 राज्यों के मतलब 2 राज्यों में से कई छोटे छोटे मतलब जगहों के या स्थानों को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर दे। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, यानी एक राज्य का क्षेत्र काटकर दूसरे राज्य के क्षेत्र में जोड़ सकती है। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को हटा सकती है, जैसे कि मानिए किसी राज्य का क्षेत्र काटकर दूसरे राज्य में जोड़ेगी तो घट जाएगा, किसी राज्य का क्षेत्र काटकर एक नए राज्य का निर्माण करेगी तो भी उसका राज्य क्षेत्र घट जाएगा। या कह सकते हैं कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी थोड़ा बहुत इसका सीमा इधर उधर कर सकती है। और बात करें कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी जैसे वर्तमान समय देखा बहुत जगहों का नाम परिवर्तित हुआ है, तो जैसे इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयागराज हो गया है। तो इन सभी जगहों का परिवर्तन करने का अधिकार दिया, नामों को परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया वो भारतीय संसद को दिया गया। और इसके लिए देखिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो जो प्रारंभ में अधिकार था वो भारतीय संसद को वैसे ही दे दिया गया था कि संसद चाहे तो सामान्य बहुमत के आधार पर ऐसे कार्य कर सकती है। लेकिन बाद में इसमें एक संशोधन किया जाता है, 5वां संविधान संशोधन, जिसमें जो उसकी प्रक्रिया होती है उसका विस्तार किया जाता है। और अब वर्तमान में अगर किसी राज्य के क्षेत्र या नाम या सीमा में परिवर्तन करना हो तो संसद को कुछ प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। देखिए, पहला क्या है कि जो ऐसा प्रस्ताव होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा चर्चा से पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडलों के पास विचार करने के लिए भेजना होगा। देखिए, अगर किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो उस राज्य जो उससे संबंधित राज्य है उसके पास विचार करने के लिए प्रस्ताव भेजना होगा। लेकिन देखिए, भेजेंगे तो जरूर, लेकिन जो राज्य अपना प्रस्ताव देता है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति ये भी कह सकता है कि हमें उतना टाइम दे सकता है उसको कि 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने 3 महीने के अंदर इस विचार करके हमें रिपोर्ट भेजिए। अगर वो भेजते हैं तो भी ठीक है, नहीं भेजते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जो उनका सुझाव होता है राज्यों का वो संसद या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। यानी बस उनको एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी यहाँ पर दिखाया गया है कि उनको बस वैसे ही भेज दिया जाता है। अगर उससे उसकी जो राज्य की रिपोर्ट होती है उससे अगर वो सहमत होते हैं संसद या राष्ट्रपति तो उस पर विचार करते हैं, यदि नहीं सहमत होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग कार्य कर लेते हैं। इसके अलावा इसके बाद अगर संसद साधारण बहुमत से, संसद का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, देखिए संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। देखिए, संसद का अगर दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति और यदि उस पर राष्ट्रपति अपना साइन कर देता है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत यहाँ समझ लेते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक, देखिए जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान कर रहे हैं उससे अधिक जो होते हैं वो अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो जो होगा वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए संसद में कुल 30 लोग मतलब उस टाइम उपस्थित है, मतलब 60 लोग उपस्थित हैं, यदि वह 30 उसका आधा 30 होगा और 30 + 1 यानी एक अधिक उससे, यानी 31 लोग उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। मतलब बहुत आसान प्रक्रिया, यानी इसी को कहा जाता है कि साधारण बहुमत, यानी बहुत आसान प्रक्रिया के द्वारा किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और बस इसका एक शर्त है कि जो संख्या होगी जो उस टाइम संसद में वो कोरम से ज्यादा होनी चाहिए। कोरम का मतलब होता है कि जो संसद की कार्यवाही हो वो मतलब जिनके बिना संभव नहीं हो वो संख्या, तो उससे बस ज्यादा होनी चाहिए। 1 बटा संसद का कह सकते हैं कि 1/10 संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अगर इतने लोग सदस्य उपस्थित हैं और वो उसे पारित कर देते हैं, यानी आधे से अधिक सदस्य इसको पारित कर देते हैं, तो जो प्रस्ताव होगा वो पारित मान लिया जाता है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 4 में देखिए इसमें एक क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, जब भी अनुसूची 1 एवं 4 में संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद मतलब जब भी ऐसे प्रावधान लाएंगे, यानी जैसे किसी राज्य के नाम, सीमा या में परिवर्तन किया जाएगा तो इसके लिए अनुसूची 1 और एवं 4 में संशोधन करना होगा। देखिए, अनुसूची 1 में संशोधन क्यों करना पड़ेगा, जैसे मैंने ही बताया कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र उनका वर्णन अनुसूची 1 में ही किया गया है, तो इसीलिए उनमें संशोधन तो करना ही पड़ेगा। 4 में क्यों करना पड़ता है,
तो 4 में इसलिए करना पड़ता है कि जो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, इनका प्रतिनिधित्व किया गया है, तो संख्या का निर्धारण भी करना पड़ता है, इसीलिए अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा जो संसद होती है, इनके संबंध में जो नया राज्य बनता है, नया राज्य बनाया गया है, किसी राज्य को सीमा को छोटा बड़ा किया गया है, तो उसे संबंधित कई सारे प्रावधान भी बनाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण हुआ है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि प्रशासनिक संगठन हो सकता है, या कह सकते हैं कि लोकसभा सीट क्या होगी, राज्यसभा की सीट क्या होगी, इन सभी के संबंध में वो कानून बना सकती है, वहाँ पर वही बनाएगी, या मतलब वहाँ पर न्यायालय होगा या नहीं होगा, इन सब का जो अधिकार, मतलब इन सब के बारे में जो प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, इस अनुच्छेद के तहत इसमें कहा गया कि इस प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में नामों में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 में कहा गया है, अगर इनमें कोई भी संशोधन होता है, यानी कोई भी नियम, मतलब कोई नया राज्य बनता है या कुछ भी होता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको संशोधन नहीं माना गया है, अर्थात वो साधारण बहुमत से उसको पारित कर सकते हैं। जबकि देखिए, जो संशोधन होता है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का भी अनुपालन करना पड़ता है। तो इन सभी का जो ये सभी जो प्रावधान है, एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें और एक यहाँ पर एक और तथ्य था कि मान लीजिए जो संसद है उसको तो ये अधिकार है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य की क्षेत्र सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। लेकिन क्या संसद को ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य को किसी अन्य राज्य को सौंप सकता है। तो यहाँ पर एक केस आया था, बेरुबारी बनाम संघवाद। देखिए, 1960 में एक केस आया था, और इसे बेसिकली एक जमीन, कह सकते हैं कि जमीन का विवाद था, जिसमें जो भारतीय संघ था उसने अपनी जमीन पाकिस्तान का मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान था 1971 के पहले, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, उसको दे दिया था। देखिए, उसमें क्या, एक जिला था जलपाईगुड़ी, ठीक है, उसके अंदर एक गांव था बेरुबारी। तो इस प्रावधान के तहत उन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्र था उसको बांग्लादेश को दे दिया। तो एक विवाद जो था यह सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अगर भारत को कोई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार, यहाँ पर संघ नहीं, संधि के आधार पर किसी अन्य देश को सौंपना हो, तो ऐसा प्रस्ताव जो होगा वो विशेष बहुमत से पास करना होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति जब सलाह मांगने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो ऐसा तो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नहीं कहा गया, बस एक आ गया कि आप राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी जो भूमि हो किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं। तो एक काम कीजिए, इसके लिए आप संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके इसको किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तो जिसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके जो वो क्षेत्र था, मतलब बेरुबाड़ी, उसको बांग्लादेश को दे दिया गया था। और यहाँ तो दोस्तों, जो आज हमारा ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का टॉपिक था, यह समाप्त हो गया। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।